नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार। आज इस वीडियो में हम देवनागरी लिपि के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। वीडियो का भाग 2 होने वाला है साथियों, और भाग 1 में हमने 15 प्रश्न पहले हल कर लिए थे। वो वीडियो हमने बहुत पहले बनाई हुई थी, तो मुझे लगा कि देवनागरी लिपि के ऊपर और 20 प्रश्न हमें लाने चाहिए। 20 अत्यधिक बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं साथियों। ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली ये वीडियो, क्योंकि ये प्रश्न हमने बहुत रिसर्च करके बनाए हैं, तो शायद ही आपको ये कहीं और देखने को मिले। तो बहुत गहराई के साथ हमने ये प्रश्न बनाए, आपको लाभ जरूर मिलेगा, हम आशा करते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं साथियों। हमारा आज का पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के संबंध में बाबू श्याम सुंदर दास ने कौन सा सुझाव दिया। साथियों, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने कौन सा सुझाव दिया देवनागरी लिपि के संबंध में, उसको हम पढ़ लेते हैं। अ, बारह खड़ी का प्रयोग ना किया जाए। दूसरा, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। तीसरा, संयुक्त व्यंजन की बजाय पूर्ण व्यंजन का प्रयोग किया जाए। चौथा, आज़ादी के बाद देवनागरी को राजलिपि घोषित किया जाए। तो साथियों, जो सही उत्तर है आएगा जहाँ पर, वो आएगा दूसरा, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। ठीक है, क वर्ग का आखिरी वर्ण हो। ठीक है, क वर्ग का आखिरी वर्ग हो, माफ़ करिएगा वर्ण हो। ठीक है, ऐसे चाहे च वर्ण का आखिरी वर्ण हो, चाहे ट वर्ग का, चाहे त और प का। तो सारे ही पांचों वर्गों के जो अंतिम पंचम अक्षर हैं उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। यही सुझाव दिया था देवनागरी लिपि के संबंध में बाबू श्याम सुंदर दास ने। अगले प्रश्न पर चलते साथियों, हमारे पास अगला प्रश्न है, क, आप देख लीजिए हर व्यंजन, जो जितने भी व्यंजन यहाँ पर लिखे हैं, क ख ग ज फ, तो साथियों उनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, एक बिंदी साइड में बाईं ओर लगी हुई है। ठीक है, तो क ख घ ज और फ आदि 5 अरबी फारसी की ध्वनियों के लिए किसने नुक्ता चलाने का रिवाज आरंभ किया। साथियों, ये आप मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हम बहुत रिसर्च करके जो प्रश्न बनाए हैं। तो साथियों, जो सही उत्तर आएगा, उससे पहले हम विकल्प पढ़ लेते हैं। विकल्प है लल्लू लाल, जॉन गिलक्रिस्ट, मुंशी सदा सुखलाल, और चौथा है विकल्प हमारे पास राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो साथियों, जो सही उत्तर आएगा वो आएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ही जे नुक्ते वाले जो अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं इसको हिंदी में प्रयुक्त करने की सलाह दी, और अभी भी रिवाज ये काफ़ी हद तक चल रहा है हिंदी में। आगे अगले प्रश्न पर चलते साथियों, हमारे पास तीसरा प्रश्न है, नागरी लिपि परिषद स्थापना कब हुई। ठीक है, कब हुई और कहाँ हुई। तो ये प्रश्न है साथियों, वर्धा 1936 में, मुंबई 1938, नासिक 1945, या फिर नई दिल्ली 1975 ईस्वी में। साथियों, नागरी लिपि परिषद स्थापना जो है इसकी हुई, वो हुई नई दिल्ली 1975 ईस्वी। साथियों, याद कर लीजिए, रट लीजिए इस प्रश्न को, और नई दिल्ली 1975 में हुई इसकी स्थापना। ये आप रट लीजिए साथियों, कहीं ना कहीं आपके काम आ सकता है ये प्रश्न। अगले प्रश्न पर साथियों, चौथा प्रश्न है हमारे पास, किस अनुच्छेद में कहा गया कि देश की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। साथियों, किस अनुच्छेद मतलब आर्टिकल में कहा गया संविधान के, 344 भाग 2 में, 344 में, 343 भाग 2 में, या 343 में। तो साथियों, जो सही उत्तर आएगा वो आएगी अनुच्छेद आर्टिकल 343 अर्थात 343। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते साथियों। तो साथियों, अभी हमारे पास पांचवा प्रश्न है, सर्वप्रथम लिपि संबंधी प्रतिवेदन 1868 ईस्वी किसके द्वारा लाया गया था। सर्वप्रथम लिपि संबंधी प्रतिवेदन 1868 ईस्वी 68 ईस्वी में किसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन है लल्लूलाल, जॉन गिलक्रिस्ट, मुंशी सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। साथियों, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बिल्कुल सही उत्तर आएगा, इसको आप टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न साथियों, छठा प्रश्न हमारे पास है कि फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि का हिंदी भाषा का प्रयोग करने का सलाह किसने दी। साथियों, थोड़ी सी टंकन में जहाँ पर गलती है, जहाँ पर प्रश्न आना था कि नागरी लिपि का हिंदी भाषा के लिए प्रयोग करने का सबसे पहला सलाह किसने दी, या सबसे पहला प्रयोग किसने किया। तो फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि का प्रयोग हिंदी भाषा के लिए, ठीक है, किसने किया। तो साथियों, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ही किया था। हालांकि उस वक्त हिंदी को हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता था।
ठीक है, हिंदवी भी कहा जाता था, ठीक है साथियों, जिसमें उर्दू के बहुत सारे शब्द थे। साथियों एक धारणा और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो 1868 ईस्वी में लिपि प्रतिवेदन लाया गया शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा, वो किससे शुरू होता था? वो इस प्रकार के टाइटल से शुरू होता था, मेमोरेंडम कोर्ट करेक्टर इन द अपर प्रोविंस ऑफ इंडिया। ठीक है साथियों, याद कर लीजिए, कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। अगले प्रश्न पे चलते साथियों, हमारे पास अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। इसमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पंडित गौरी दत्त ने नागरी के प्रचार के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया? साथियों आप देखिए ध्यान से कि 5 ऑप्शन है जहाँ पर, ठीक है, और किसका नहीं किया ये बताना है। पंडित गौरी दत्त बहुत अच्छे हिंदी भाषा और लिपि के जानकार, और इन्होंने पत्रिकाएं चलाई, ठीक है। एक पत्रिका जहाँ पर गलत दी गई है, बाकी 4 बिल्कुल सही है। तो नागरी चिंतन 1871, नागरी प्रकाश 1874, देवनागरी गजट 1888, देवनागर 1891, देवनागरी प्रचारक 1892। तो सही उत्तर आएगा साथियों, जो प्रकाशन इन्होंने नहीं किया जिस पत्रिका का, वो है नागरी चिंतन, जहाँ पर हमने गुमराह किया है इस प्रश्न में आपको उलझाने के लिए। बाकी जितनी भी पत्रिकाएं नीचे दी गई हैं, नागरी प्रकाश लेकर देवनागरी प्रचारक तक, और इनके सन, इनका नाम जो है रट लीजिए साथियों। और पहली नागरी चिंतन नाम से कोई भी पत्रिका नहीं छपी थी, ये हमने आपको गलत उत्तर दिया, मतलब गलत ऑप्शन दिया था, बस इसी का तो चुनाव करना था। ऐसे प्रश्न भी घुमाने के लिए आ जाते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते साथियों, जी लिख लीजिए सभी आप, ठीक है साथियों। 8वां प्रश्न हमारे सामने, 8वां प्रश्न है, किस वर्ष अंग्रेज सरकार ने भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि अपनाने का प्रश्न खड़ा किया था? साथियों ये बहुत झगड़ा भी चला कि जब 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में भी कहीं ना कहीं कचहरियों अदालतों की जो भाषा थी वो फारसी थी, ठीक है, फारसी लिपि में, है ना, वही। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उस वक्त बहुत झगड़ा चला कि हिंदुस्तानी या हिंदी भाषा के लिए नागरी लिपि का प्रयोग किया जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने बीच का रास्ता भी दिया। मुस्लिम जनता जो चाहती थी वो चाहती थी कि फारसी लिपि को ही कार्रवाई की जाए अदालतों और कचहरियों की, लेकिन जहाँ पर अंग्रेज़ सरकार कहीं ना कहीं हिंदुओं की भाषा, मतलब जो हिंदी थी, है ना, अधिकतर भाषा जो भारत में बोली जा रही थी उस वक्त, तो उन्होंने फिर बीच का रास्ता ढूंढा। उन्होंने कहा कि अगर आप भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि, जो कि अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए जो लिपि अपनाई जाती है, जैसे ए बी, है ना, वही, तो उन्होंने कहा कि रोमन लिपि को अपना लिया जाए। तो ये प्रश्न भी खड़ा किया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा। तो कब खड़ा किया गया ये प्रश्न? तो ये उत्तर साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों हम ऑप्शन पढ़ रहे थे, 1894, 1897, 1900 ईस्वी या फिर 1893 ईस्वी। तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पर विकल्प है 1893 ईस्वी में भारतीय भाषाओं को रोमन लिपि में अपनाने के लिए एक प्रश्न खड़ा किया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा। उन्होंने सलाह दी भारतीयों को कि क्यों ना रोमन लिपि में ही भारतीय भाषाएं लिखी जाएं। और इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि जैसे जर्मन, है ना, वो भी रोमन लिपि में है, फ्रेंच भाषा भी रोमन लिपि में है। तो उन्होंने कहा कि चलो बाकी देश भी तो अपना रहे हैं, स्पेनिश भाषा भी रोमन में है, तो उन्होंने कहा कि चलो आप ये भी करके देख लीजिए, हो सकता है आपका भला हो जाए, बीच का रास्ता मिल जाए। लेकिन नागरी लिपि तो पहले ही देश में थी, तो भारतीय नहीं चाहते थे कि हम किसी और लिपि को अपने लिए प्रयोग करें अपनी भाषा के लिए। साथियों 9वां प्रश्न हमारे सामने है, नागरी प्रचारणी सभा। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी, याद रखिएगा। नागरी प्रचारणी सभा 1893 ईस्वी की में जब स्थापना हुई, तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। स्कूल के पाठ्यक्रम की लिपि बनाना, मतलब जो नागरी लिपि है इसको स्कूल के पाठ्यक्रमों की लिपि बनाना, अखबारों की भाषा के लिए यह लिपि का चुनाव किया जाना, मुख्य लक्ष्य क्या यही था। तीसरा है कचहरियों में नागरी लिपि का प्रवेश करवाना, हिंदी भाषा व नागरी लिपि का विकास, मतलब इसका अर्थ यह हुआ। और चौथा विकल्प है हिंदी भाषा के लिए सिर्फ प्रयुक्त हो, मतलब ये लिपि जो है हिंदी भाषा के लिए ही प्रयुक्त हो, ना कि किसी और के लिए। तो सही ऑप्शन था साथियों जो तीसरा, कि कचहरियों में, अदालतों में नागरी लिपि का प्रवेश करवाना ही नागरी प्रचारणी सभा का मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। हिंदी भाषा व नागरी लिपि का विकास करना उनका मुख्य लक्ष्य था। साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। साथियों 10वां प्रश्न हमारे सामने है, नागरी प्रचारणी सभा के कारण ही कचहरियों में नागरी लिपि को प्रवेश मिला, ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा बहुत इंपॉर्टेंट सभा थी ये,
इसी के कारण ही कचहरियों और अदालतों में नागरी लिपि को प्रवेश मिला। इस लिपि का, माफ़ करेगा, इस सभा का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, ये नहीं पूछा गया है कि संस्थापक कौन थे, जहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि नेतृत्व किसने किया था इस सभा का, मतलब किसने दिशा प्रदान की। तो ऑप्शन बाबू श्याम सुंदर दास, शिवपूजन सहाय, राधा कृष्ण दास और मदन मोहन मालवीय। साथियों श्याम सुंदर दास भी इस नागरिक प्रचारणी पत्रिका जो थी इसी सभा के द्वारा निकाली जाती थी उससे संबंधित थे, है ना। लेकिन जहाँ पर नेतृत्व करने की बात हो तो मदन मोहन मालवीय, जो कि भारत रत्न भी रह चुके हैं भारत के, ठीक है, भारत रत्न भी इनको पिछले कुछ सालों में मिला है। तो ये आप लिख लीजिए, इनके नेतृत्व में ही कचहरियों में नागरी लिपि को प्रवेश मिला था। अगले प्रश्न पे चलते साथियों, 11वां प्रश्न हमारे सामने है कि कब गवर्नर ने नागरिकों, अदालतों एवं कचहरियों में समान अधिकार दिए। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। कब भारतीय गवर्नर ने नागरिकों, अदालतों एवं कचहरियों में समान अधिकार दिए जाने का सम्मान किया, मतलब अधिकार दे दिए कि नागरिक को, नागरी लिपि को भी अदालतों में समान अधिकार दिया जाए। तो साथियों सही ऑप्शन आएगा 18 अप्रैल 1900 ईस्वी में। ठीक है साथियों, लिख लीजिए जी। तो साथियों हमारे पास अगला प्रश्न है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शारदा चरण मित्र ने एक लिपि विस्तार परिषद नामक संस्था की स्थापना की। ठीक है, तो स्थापना कब की, इसमें यही पूछा जा रहा है साथियों। तो जो सही उत्तर आएगा उसको पढ़ने से पहले हम विकल्प पढ़ लेते हैं साथियों। विकल्प है साथियों अगस्त 1907, अगस्त 1910, अगस्त 1912, अगस्त 1914। तो साथियों जो सही ऑप्शन आएगा अगस्त 1907, लिख लीजिए। ठीक है, एक लिपि विस्तार परिषद नामक संस्था की स्थापना की गई और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शारदा चरण मित्र के द्वारा। ठीक है साथियों, अगस्त 1907 में ये की गई थी, याद रखिएगा। साथियों एक और बात याद रखिएगा कि इस संस्था के द्वारा, इस संस्था की ओर से ही देवनागर पत्र भी निकाला गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों 13वां प्रश्न, किस रिपोर्ट में यह कहा गया कि देवनागरी या फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभाषा होगी? किस रिपोर्ट में यह कहा गया कि देवनागरी या फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभाषा होगी? उस वक्त हिंदी नाम नहीं पड़ा था, हिंदुस्तानी कहा जाता था। तो साथियों क्रिप्स रिपोर्ट में, गांधी इरविन समझौता रिपोर्ट में, या नेहरू रिपोर्ट में, या राधा कृष्ण रिपोर्ट में? तो साथियों नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो आई थी उसमें ये कहा गया था। अगले प्रश्न पे चलते साथियों, अगला प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं तनिक। जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय, आज़ादी के बाद की बात हो रही है, शिक्षा मंत्रालय के देवनागरी लिपि संबंधी प्रकाशन जो सही नहीं है, ठीक है, तो अलग अलग प्रकाशन को देते रहे देवनागरी लिपि के संबंध में कि ये सुधार होने चाहिए, और किए भी उन्होंने। तो जो सही नहीं है उसको हमने चुनना है यहाँ पर, तो उसका चुनाव करते हैं साथियों। पहले विकल्प पढ़ लेते हैं, मानक देवनागरी वर्णमाला 1966, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983, या राजभाषा लिपि में सुधार 1952। तो साथियों जो सही नहीं है जहाँ पर उसका ही चुनाव करना है, आएगा राजभाषा लिपि सुधार 1952। ठीक है, बाकी तीन जो प्रकाशन हैं बिल्कुल सही हैं, ये शिक्षा मंत्रालय भारत के द्वारा निकाले गए थे। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। ये सारे ही प्रश्न साथियों आपको नए लग रहे होंगे, कहीं आपने पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, हो सकता है बीच बीच में आपने पढ़े भी हों, लेकिन अधिकतर प्रश्न हम बहुत सर्च करके लाए हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, नए प्रश्न जो परीक्षाओं में अक्सर नहीं पूछे गए होते हैं, और ज़्यादातर प्रश्न तो ये पूछे भी गए हैं साथियों, बहुत गहराई से तैयार करें हमने। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। 15वां प्रश्न है, किस वर्ष ई, जो हमारा स्वर है ह्रस्व स्वर ई, तो किस वर्ष ई स्वर की मात्रा का चिन्ह, मात्रा का चिन्ह आपको पता होगा साथियों, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, किस वर्ष ई स्वर की मात्रा का चिन्ह बाईं ओर ही लगाने की स्वीकृति की गई थी? साथियों आपको बता दें कि ये एक बहुत बड़ा ना आपको बता दें कि विवाद छिड़ा रहा। कई विद्वान मानते थे कि ई जो है, छोटी ई को भी बाईं ओर ही लिखा जाए, जिस प्रकार से अभी लिखा जाता है बड़ी ई को, ठीक है, इसकी मात्रा को। लेकिन ये विवाद छिड़ा रहा काफ़ी हद तक, और आज़ादी के बाद ये इसको, छोटी ई की मात्रा को बाईं ओर लिखने की स्वीकृति दे दी गई थी, और दी गई थी 1957 ईस्वी में। याद रखिएगा साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
साथ ही जो अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न पढ़ते हैं, पहले आप लिख लीजिए सारे ही पॉइंट। देखिए बहुत सारे विकल्प लेकर आया हूँ, इसमें सिर्फ एक ही विकल्प गलत है, हमने गलत का ही चुनाव करना है, बाकी बिल्कुल सही हैं। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में दिया नागरी लिपि के लिए जो सुझाव दिए गए उनमें से कौन सा गलत है। तो साथ ही थोड़ा सा जहाँ पर गलत हो गया हमें टंकन में जो टाइपिंग की है हमने, तो इसमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि के लिए जो सुझाव दिए गए उनमें से कौन सा गलत है, उसका चुनाव करना है। साथियों आपको मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि परिषद नागरी लिपि समिति की गठन किया था। ठीक है, इसका गठन किया था और उसमें बहुत सारे सुझाव दिए थे ना, बहुत सारे सुझाव माने भी गए थे। ठीक है, आज़ादी के बाद की बात है, यह 1947 के बाद की बात है। साथियों लिख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो हम एक एक सुझाव जो पढ़ने वाला हूँ। पहला सुझाव था संयुक्त स्वर व संयुक्त व्यंजन को हटाया जाए। दूसरा, अ की 12 खड़ी जिसे काका कालेलकर ने दिया को अस्वीकार किया गया। किस व्यंजन के नीचे दूसरा किसी व्यंजन के नीचे दूसरा व्यंजन ना लगाया जाए। तीसरा था चौथा था मुद्रण और टाइपिंग की सुविधा के लिए मात्राओं को थोड़ा हटाकर दाहिनी ओर लगाया जाए। ई को बाईं ओर की बजाय दाहिनी ओर लगाया जाए। ठीक है, यही सुझाव जो बाद में 1957 में इसका विरोध भी किया गया था और फिर छोटी ई की मात्रा को बाईं ओर ही लिखा जाने लगा। लेकिन ये जो सुझाव दिया था बाईं ओर लगाने का, जो नरेंद्र देव की अध्यक्षता वाली समिति ने दिया था, गठन कमेटी ने दिया था। तो अगला है विराम चिन्ह अंग्रेजी के स्वीकार कर लिए गए, लेकिन केवल पूर्ण विराम खड़ी पाई के रूप में लगाने का परामर्श दिया गया। आगे है संयुक्त व्यंजनों में पहले व्यंजन की खड़ी पाई वाले व्यंजनों की पाई हटा दी जाए तथा शेष व्यंजनों में हलंत चिन्ह का चिन्ह लगाया जाए। अगला है श्र, ओम, ल आदि व्यंजनों को विशेष अक्षरों के रूप में स्थान दिया जाए। साथियों ये कुछ पॉइंट थे, तो इसमें जो सही नहीं है वो है पहला, बाकी पॉइंट सारे सही हैं जो कि आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिए थे। इसमें से काफ़ी ज़्यादा अपना भी लिए गए थे। ठीक है साथियों, तो संयुक्त स्वर व संयुक्त व्यंजन को हटा दिया जाए, ये गलत है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न है साथियों हमारे समक्ष, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर 1935 के 24वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों आपको बता देता हूँ इसका सही उत्तर, पहले विकल्प पढ़ लेते हैं। काका कालेलकर, आचार्य नरेंद्र देव, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। साथियों महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, लिख लीजिएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर 1935 जो 24वें अधिवेशन जब हुआ था इसका, तो उसका जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी जी थे। ठीक है साथियों, और इसी से संबंधित हमारा अगला प्रश्न है साथियों, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो 18वां प्रश्न है, इसी सम्मेलन के दौरान, ठीक है, जो इंदौर वाला सम्मेलन था, इसी सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एक उप समिति बनाई गई, उस उप समिति के संयोजक कौन थे। साथ ही पहले अध्यक्ष पूछा, फिर उसी समिति के अधीन एक उप समिति बनाई गई उसी सम्मेलन में। ठीक है, तो उस उप समिति के संयोजक कौन थे। काका कालेलकर, आचार्य नरेंद्र देव, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। साथियों काका कालेलकर जी थे। आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं तनिक, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। संस्थापक, वो नेतृत्व की बात हो रही थी साथी वहाँ पर, मदन मोहन मालवीय, जहाँ पर संस्थापकों की बात हो रही है, तो कौन सा नहीं है। रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र या शिव कुमार सिंह। तो साथियों रामचंद्र शुक्ल नहीं है, बाकी 3 हैं। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 के प्रथम सभापति कौन थे। मदन मोहन मालवीय, बाबू श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र या महात्मा गांधी। तो साथियों जो सही उत्तर आएगा वो आएगा मदन मोहन मालवीय। साथियों जो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट जो सम्मेलन था, और इसके सभापति जो थे, प्रथम सभापति वो थे 1910 में मदन मोहन मालवीय। तो साथियों कैसे लगे हमारे जो प्रश्न, नए थे और बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। तो आगे हम बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं, और वीडियो का जो लिंक है वो पहली वीडियो का देवनागरी लिपि भाग 2 उसको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो जाकर देखिए, बहुत लाभ मिलेगा। उसमें भी हमने 15 प्रश्न बहुत गहराई से करवाए थे,
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।